मेरा पहला सवाल आपको चमकीला को लेकर मैं पूछना चाहूँगा कि ये थॉट कहाँ से आया कि चमकीला के अराउंड एक फिल्म बनाना चाहेंगे आप? ये थॉट काफ़ी दिनों से था। जब भी मैं पंजाब जाता था शूट करने के लिए तो वहाँ से ये रिस्पॉन्स होता था कि क्या आपने चमकीला के बारे में सुना है। उसकी ज़िंदगी बहुत ड्रामेटिक थी, उन्होंने गाने बहुत इंटरेस्टिंग बनाए हैं मगर वो बहुत कंट्रोवर्शियल थे जी। उनकी कहानी आपको करनी चाहिए। देखो, लोगों का ना एक विजडम होती है, आई थिंक आम लोगों में एक विजडम होती है। पता नहीं उनको लगता था कि मुझे उस कहानी को करना चाहिए। ये नॉर्मल लोग, कोई ढाबे वाला है या कोई किसी ने मेरी कोई 4 फिल्में देखी हैं, 2 फिल्में देखी हैं, तो वो हमेशा बोलते थे, पीपल फ्रॉम पंजाब वुड ऑलवेज से दैट आई शुड गेट टू नो द स्टोरी ऑफ पंजाब एंड डू इट। मेरा एक प्रोडक्शन हेड भी था, राजेश शर्मा, ही ऑलवेज यूज्ड टू से दिस एज वेल, बट इट ऑल हैड टू वेट टिल Harpreet from Nabha got the rights from both sides of Chamkila's family, which is the legit permission to make this film, and he approached me with the same point of view that ये जो कहानी है ये इम्तियाज़ अली को करनी चाहिए। ओके, मतलब लोगों ने आपको पुश किया in order to like yeah, the common people of Punjab really. Okay, another question from चमकीला itself कि ये जो कैरेक्टर है चमकीला, ये बचपन से डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, बड़ा हुआ तो उसने झूठ बोल के शादी भी कर ली, अपने फैंस के आगे इतना ज़्यादा झुक गया, इतना ज़्यादा बेबस हो गया कि अपने बारे में भी नहीं सोचा, स्टारडम में इतना ज़्यादा वो चला गया, एंड उसके बाद भी कैरेक्टर बहुत परेशान रहा, बेबस रहा। एक ऐसे कैरेक्टर को आपने हीरो कैसे बनाया, मतलब लाइक वो जर्नी कैसी रही? आई थिंक चमकीला का कैरेक्टर एक बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर है। क्या उसने कोई गलत काम किया है अपनी ज़िंदगी में? जी हाँ, बहुत काम ऐसे किए हैं जो उसको खुद गलत लगते होंगे। जैसे आपने कहा कि उसने अपनी दूसरी बीवी को बताया नहीं था कि उसकी पहले शादी हो चुकी है, उसी तरह से उसने अपनी पहली बीवी के अगेंस्ट भी कुछ चीज़ें की होंगी। उसने ऐसे बहुत सारे गाने बनाए हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, जो लोग समझते हैं कि नेगेटिव हैं या ड्रग्स को या गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, ज़रूर है, मगर उसने ये सारी चीज़ें की, मगर उसका एक ह्यूमन साइड है, बिकॉज वो इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिप्रेस्ड है। हमने तो फिल्म में फिर भी कम दिखाया है कि जिस हद तक चमकीला और चमकीला के वर्ग और उसके तबके के बहुत सारे लोग जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, कास्टिज्म का डिस्क्रिमिनेशन, जो हमने एक्चुअली अपनी फिल्म में बहुत कम दिखाया है। एक फिल्म की क्रिटिसिज्म भी है कि आपने कास्टिज्म इतना कम क्यों दिखाया है, बिकॉज ऑब्वियसली चमकीला ने बहुत फेस किया था, मगर हम नहीं चाहते थे कि फिल्म उस तरफ ज़्यादा जाए। उसने, और बिकॉज वो एक गरीब ख़ानदान का था, बिकॉज वो एक रूरल ख़ानदान का था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, इन सब चीज़ों के लिए उसने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। और वो उन लोगों में से था जिनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, और जब सर्वाइवल का साधन मिलता है तो उस साधन को नहीं छोड़ने के लिए वो कोई भी किसी भी हद तक चला जाता है। क्या उसे जाना चाहिए था? शायद हाँ, शायद नहीं, कहना मुश्किल है, मगर वो चला जाता है। रिलेटेबल इंसान जो होता है वही हीरो होता है। सर, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम चमकीला कि कुमुद बुशरा का डायलॉग है, वो चमकीला से कह रहे हैं ये बात कि अपने धंधे की तो फितरत है, जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तब आर्ट और एंटरटेनमेंट की ज़रूरत और भूख लोगों में और बढ़ जाती है। तो सर क्वेश्चन ये कि क्या जब किसी शख्स की ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात आती हैं या सोसाइटी एक मुश्किल दौर से गुजरती है, उस वक्त किस तरह से आर्ट एंड एंटरटेनमेंट की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है, मतलब कैसे बढ़ जाती है? एक तो क्या होता है कि जब आदमी ज़्यादा परेशान रहता है ज़िंदगी में जी, तो वो चाहता है कि वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए अपने आप को एंटरटेन करे, कोई अच्छा गाना सुन ले। उससे अगर पूछा जाए भाई आप बहुत दुखी हो, क्या आप दुख का गाना सुनना चाहोगे, तो वो कहेगा नहीं भाई, मुझे ना कोई एक हंसी मजाक का लाइट गाना सुनना है, ताकि मैं पहले ही से काफ़ी हैवी फील कर रहा हूँ तो मैं लाइट फील करूँ। शायद यही वजह होती है कि जो आर्टिस्ट भी कभी कभी काफ़ी ट्रैजिक सिचुएशन या काफ़ी गमगीन सिचुएशन फेस करता है, वो भी चाहता है कि मैं कोई ऐसा आर्ट क्रिएट करूँ जो मुझे फिलहाल रिलीफ दे सके, एंटरटेनमेंट दे सके। क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है ना, वो एंटरटेनमेंट देख करके नहीं, एंटरटेनमेंट को क्रिएट करके एंटरटेन होता है। करेक्ट। सो
मे बी चमकीला ऑल्सो, उसने इतने सारे गाने बनाए, इतने ख़राब वक्त पे इतने डिस्क्रिमिनेशन फेस करके बनाए, बट वो गानों में कोई ट्रेजेडी नहीं है। हाँ वो तो एकदम गानों में कोई संजीदगी या कोई डिप्रेसिवनेस नहीं या है, कोई नेगेटिव नहीं बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। गाने सिर्फ खुशी के गाने हैं, तो शायद वो खुद को भी खुश रखता था जी। इन गानों को बना करके, और जनता भी खुश रहती थी। सर एज यू सेड के मुश्किल दौर से जब एक आर्टिस्ट गुजरता है तो कुछ शायद एक आर्ट अपने लिए भी बनाता है, तो मैं फिर से रॉकस्टार पे आ जाता हूँ एक बार, और फिर से मैं एक बार वो पूछना चाहूँगा क्या वाकई में जब तक तकलीफ इंसान की ज़िंदगी में नहीं होती तब तक वो बड़ा नहीं बनता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर ये होता तो बहुत आसान हो जाता। वही बोल रहा तो सब लोग जनार्दन जाखड़ की तरह अपना दिल तोड़ने की मशीन ढूंढना शुरू कर देते। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारे आर्टिस्ट बन जाते हैं या बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। मेरे ख्याल से क्या वो चीज़ है जो आर्ट पैदा करती है इंसान के अंदर, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्या ये गॉड गिवन है या आप इसको खुद क्रिएट करते हैं, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। मगर देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ एन अनसाइंटिफिक क्वालिटी टू आर्ट। सो कहना बहुत मुश्किल है कि ये कैसे आता है और इसको इसके लिए क्या करना चाहिए टू मेक इट बेटर। बट आई डोंट मतलब मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ भाइयों और बहनों, डोंट लुक फॉर अ ट्रैजिक situation, moment in life. Don't try to create tragedy in your life thinking that you'll become an artist. सर OTT के राइज के बाद फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में एज अ फिल्म मेकर क्या फिल्म मेकर्स ने कुछ चेंजेस कुछ लाए हैं अपने अंदर? मतलब एक सूरत में आप ऑडियंस को थिएटर लेके जा रहे हैं, दूसरी सूरत में आप घर में वो थिएटर वाला फील देना चाह रहे हैं, तो क्या वो चेंजेस आए आफ्टर द राइज ऑफ OTT? आई थिंक इंडिया में अभी काफ़ी रीसेंट है ये जो OTT का दौर है। हम लोग डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स और ऑडियंस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि OTT किस जानवर का नाम है, इसके लिए हम किस तरह से प्रोग्राम बनाएं, फिल्मों से कैसे अलग हो, यानी कि थिएट्रिकल फिल्मों से OTT की फिल्में किस तरह से अलग होंगी। सीरियल तो हम समझ गए, जैसे टेलीविज़न में हम सीरियल बनाते थे, यहाँ बनाएंगे, मगर थोड़ा आई थिंक और ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस होना पड़ेगा एज कम्पेयर टू टेलीविज़न, जो हिंदुस्तान में कुछ साल पहले टेलीविज़न या अभी भी जो होता होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा बेटर क्वालिटी के प्रोडक्शंस, बेटर कॉस्ट के प्रोडक्शंस बनते हैं जो OTT में होते हैं ऑन एन एवरेज। फिल्मों से अगर कंपेयर करें तो उन दोनों में क्या फ़र्क है हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब आप बड़े पर्दे पर कोई चीज़ देखते हैं तो वो चीज़ आपको एक अलग तरह से इम्पैक्ट कर सकती है। ये जो चलत होती है फिल्म की, वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो आप रोक नहीं सकते हैं बीच में। अगर आपको लू ब्रेक लेना है या बाहर कॉफ़ी लेनी है तो वो फिल्म आप मिस करके जाते हैं जी। There's a different so it's like it's not in your control, but जब आप OTT देखते हैं, घर में देखते हैं यूजुअली, अपने टाइम पर देखते हैं, so you have more control over it. इसके बीच में फिल्म मेकर्स को क्या करना चाहिए, how should they make one content different from the others, ये अभी हम लोग जूझ रहे हैं, इससे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे चमकीला मैंने जो एक फिल्म बनाई है जो OTT पर गई थी, वो मेरे ख्याल से क्या मैंने अलग कुछ किया? बिल्कुल नहीं। मैंने उसको उसी तरह से बनाया जिस तरह से मैं उसको थिएटर के लिए बनाता। कहने का मतलब ये है कि शायद मुझे भी अभी पता नहीं है कि किस तरह से डिस्टिंग्विश करना चाहिए। ये बात गलत है कि छोटी फिल्में होनी चाहिए OTT में, बिकॉज OTT में भी वही फिल्में पॉपुलर होती हैं जो एक सिनेमैटिक फिल्में होती हैं, जो ड्रामेटिक भी होती हैं। यू मीन लेंथ ऑफ द फिल्म? नॉट लेंथ, छोटी फिल्में इन टर्म्स ऑफ स्टैचर। एक होता है कि जो सिनेमैटिक है, ग्रैंड है, तो ग्रैंड फिल्में ही भी ज़्यादा फेमस होती हैं OTT में। तो आपका कुछ नेक्स्ट प्रोजेक्ट OTT पर ही आने वाला है या थिएटर में देखने को मिलेगा? एक्चुअली ये बात अच्छी है कि OTT आ गया है तो यार हमारे पास अब 2 ऑप्शंस हो गए हैं, बट थिएटर का जो चार्म है वो थिएटर का एक अलग ही चार्म होता है, और OTT का भी एक कन्वीनियंट चार्म है। अगर आपको पिक करना चाहे तो आप थिएटर को चुनेंगे? OTT थिएटर को चुनूंगा। और अभी भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में सर कुछ आप थोड़ा सा हिंट देना चाहें अगर? यार कोविड की वजह से बहुत बुरी चीज़ें हुई इस दुनिया में, मगर क्योंकि मैं राइटर हूँ, एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि 3-4 कहानियाँ मैंने नई लिख ली थी। सो आई हैव 2 स्टोरीज दैट आई वांट टू डायरेक्ट नाउ। ज़्यादा कुछ कहता
कहना गलत होता है मेरे ख्याल से। फिल्म एक बार बनना शुरू हो जाए उसके बाद ही उसके बारे में बात करनी चाहिए। सर थैंक यू सो मच। लिटफेस्ट के बारे में, मेटाफर के बारे में आप 2 लफ्ज़ कुछ कहना चाहेंगे? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है लखनऊ और लिटफेस्ट को लेकर? मेटाफर के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और जब भी मैं यहाँ आता हूँ मेटाफर के लिए लखनऊ, तो मुझे लखनऊ और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एंड मेटाफर की वजह से मेरा एक ताल्लुक़ बन गया है लखनऊ के साथ, ऐसा कहना बेटर होगा। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो बहुत कीमती नग इस शहर में हर जगह जड़े हुए हैं, उनसे मैं मतलब मेरा तारुफ कराने वाला मेटाफर है। क्या बात है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ मेटाफर सेवरल टाइम्स। यस। एंड आई होप दैट मैं आगे भी आऊँ। एंड यहाँ जो एक माहौल मुझे देखने को मिलता है, जो एक समझ लीजिए कि द विंटेज लखनऊ एटमॉस्फेयर, आई थिंक मेटाफर रिक्रिएट्स दैट। So I'm very fortunate to be partaking of that again and again.